हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों के सिलसिले का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फैसलाबाद मोहम्मद सरवर का तबादला कर दिया गया। मोहम्मद सरवर को महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट करने का हुक्मनामा जारी। महकमा एंटी करप्शन से सनाउल्लाह को सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फैसलाबाद मोहम्मद सरवर का तबादला। मोहम्मद सरवर को महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट करने का हुक्म महकमा एंटी करप्शन से सनाउल्लाह को सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। बता रहे हैं आपको, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फैसलाबाद मोहम्मद सरवर का तबादला। मोहम्मद सरवर को महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट करने का हुक्म महकमा एंटी करप्शन से सनाउल्लाह को सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। आपको बता रहे हैं, तकर्रुर और तबादलों के हवाले से सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फैसलाबाद मोहम्मद सरवर का तबादला हो चुका है। मोहम्मद सरवर को महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने का हुक्मनामा जारी हो चुका है। महकमा एंटी करप्शन से सनाउल्लाह को सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। बताएं आपको, इंतखाबात के हवाले से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के सालाना इंतखाबात एग्जीक्यूटिव की नशिस्तों पर 10 उम्मीदवार बिलमुकाबला मुंतखब। एग्जीक्यूटिव की 10 नशिस्तों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में थे। अल्ताफ हुसैन खोकर की जानिब से कागजात नामजदगी वापस लेने का पर बकाया 10 के 10 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। आपको बताते चलें, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के सालाना इंतखाबात के हवाले से एग्जीक्यूटिव की नशिस्तों पर 10 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। एग्जीक्यूटिव की 10 नशिस्तों के लिए 11 उम्मीदवारान ने मैदान में उतरे थे। अल्ताफ हुसैन खोखर की जानिब से कागजात नामजदगी वापस लेने पर बकाया 10 के 10 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। आपको बताते चलें, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के सालाना इंतखाबात के हवाले से एग्जीक्यूटिव की नशिस्तों पर 10 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। 11 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। अल्ताफ हुसैन खोकर की जानिब से कागजात नामजदगी वापस ले लिए गए, जिस पर 10 के 10 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। बात करेंगे हाशिर राय से। हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 2023 और 24 का मामला है। 10 एग्जैक्टिव जो मेम्बरान है वो बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब हो गए हैं। इस हवाले से सबसे पहले जो है एग्जैक्टिव मेम्बरान की नशिस्तों के हवाले से 19 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए गए थे, लेकिन बाद में जब इलेक्शन बोर्ड की जानिब से कहा गया कि तमाम जो उम्मीदवार हैं वो वोट लेकर मुंतखब होंगे, जिसके बाद जो है वो ज्यादातर उम्मीदवारों की जानिब से जो कागजात नामजदगी हैं तकरीबन 8 उम्मीदवारों ने वापस ले लिए थे, जिसके बाद 11 उम्मीदवार जो है वो मुकाबले में रह गए थे। और इस हवाले से इलेक्शन बोर्ड की जानिब से पहले कहा गया था कि 5 जो एग्जीक्यूटिव मेम्बरान है वो मुंतखब होंगे, और इस हवाले से जो वोट लेकर पहले 5 नंबर और मेम्बरान आएंगे वो 5 मेम्बरान मुंतखब होंगे। लेकिन बाद में जो पंजाब बार कौंसिल है उसकी जानिब से यह हदायत जारी की गई कि 10 एग्जीक्यूटिव जो मेम्बरान है वो मुंतखब किए जाएंगे, जबकि एक जो वोटर होगा वो 10 ही एग्जीक्यूटिव मेम्बरान को जो वोट है वो दे सकेगा। जिसके बाद आज जो है एक एग्जीक्यूटिव मेम्बरान की जानिब से जो है, जो कि मतलब उनकी जानिब से कागजात नामजदगी वापस ले लिए गए, जिसके बाद 10 उम्मीदवार जो है वो मुकाबले में रह गए थे, और 10 के 10 जो उम्मीदवार हैं वो बिला मुकाबला हो चुके हैं। और इन 10 मुंतखब होने वाले जो मेम्बरान है इनमें मियाँ वकास यकूब हसनैन, हैदर शाह, मोहम्मद उमर फारूक चौहान, इसके साथ साथ मोहम्मद फैजान अदरीस, मुंतखब यूसुफ गुज्जर, मलिक नसीर अहमद राना, उस्मान उल हक मांझी, और इसके साथ साथ हाफिज मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद तल्ला, शहबाज गनी, मलिक मोहम्मद आरिफ और दीगर जो है वो इसमें शामिल है। इस हवाले से इलेक्शन बोर्ड की जानिब से 10 के 10 जो इम्तहान है उनकी कामयाबी का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है, जबकि इस हवाले से बाई इलेक्शन के हवाले से सदर सेक्रेटरी के साथ साथ नायब सदर ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर जो मुकाबला है वो 14 जनवरी को होगा। इस हवाले से 14 जनवरी को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जो पोलिंग का अमल है वो जारी रहेगा। जी, 10 के 10 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया हाशिर वड़ाई तफसीलात से आगाह करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख ने कश्मीर अंडरपास ब्यूटिफिकेशन का इफ्तिताह कर दिया है। यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के तावन से ब्यूटिफिकेशन का मंसूबा मुकम्मल हुआ। DGPHA राय नईमुल्ला भट्टी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुदस्सिर अहमद शाह समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा।
फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों की तरह कश्मीर अंडरपास की ब्यूटिफिकेशन का अमल जो है वो भी मुकम्मल हो चुका है, जिसका इफ्तिताह आज डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने किया है। यूनाइटेड इंडस्ट्रीज के ताउन से इस खूबसूरती को कायम करने के लिए PHA ने जो है वो अहम रोल अदा किया है। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर, इनसे भी पूछेंगे। सर ये बताइएगा कि फैसलाबाद के मुख्तलिफ चौराहों को खूबसूरत बनाने का काम जो है वो जारी है PHA की जानिब से। आज इफ्तिताह किया जा रहा है कश्मीर अंडरपास का, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, शहर को खूबसूरत बनाना, कोई भी शहर जो तरक्की की राहों पे गामजन होता है उसकी जो रिफ्लेक्शंस हैं पब्लिक के सामने, वो पब्लिक मॉन्यूमेंट्स की शेप में सामने आती हैं। ये कैनाल जो है ये हमारा एक अहम डिस्ट्रिक्ट की जो है वो ये एक इशारा है। इसको खूबसूरत बनाना जो है ये हमारी इंतज़ामिया की सबकी जिम्मेदारी है। मैं इस सिलसिले में जो DG PHA हैं भट्टी साहब, उनका भी और यूनाइटेड ग्रुप का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने ये इतना अच्छा, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन अंडरपासों में से अब ये एक अंडरपास बन गया हुआ है। और इसी तरह हमने जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है उसके बाहर भी जो है वो PHA के तावन के साथ एक जो हमारी सकाफत की अलामत है पगड़ी वो रखवाई है, और इस सिलसिले को इंशाल्लाह ताला आगे भी जारी सारी रखा। अच्छा, बिल्कुल। फैसलाबाद शहर की खूबसूरती के हवाले से अगर बात की जाए तो डिप्टी कमिश्नर का यही कहना है कि इसी सिलसिले को आइंदा भी जारी रखा जाएगा। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो अंडरपास के दोनों एतराफ में लाइटिंग का सिलसिला जो है उसको बनाया गया है, ताकि यहाँ से गुजरने वाले शहरी जो हैं वो एक खूबसूरत एहसास रख सकें और इस खूबसूरत एहसास के साथ इस अंडरपास से गुजरते रहें, ताकि शहर जो है उसके मुख्तलिफ चौराहों को इसी तरह से मजीद खूबसूरत बनाने का सिलसिला जो है वो जारी है। ना सिर्फ कश्मीर अंडरपास बल्कि इसके अलावा शहर के 20 ऐसे मकामात होंगे जिन्हें इसी तरह से। शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। सोने की कीमत में इजाफा, फी तोला सोना 3,000 रुपए महंगा 1,83,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,573 रुपए महंगा 1,56,893 रुपए का हो गया। आपको बताते चलें सोने की कीमत के हवाले से जिसमें इजाफा हो चुका है। फी तोला सोना 3,000 रुपए महंगा हो चुका है। 3,000 रुपए महंगा होने के बाद 1,83,000 रुपए का हो चुका है। 10 ग्राम सोना 2,573 रुपए महंगा होकर 1,56,893 रुपए का हो चुका है। फैसलाबाद के कारोबारी हजरात का मानना है कि जब तक डॉलर को मुस्तहकम नहीं किया जाएगा तब तक मुल्क में मुआशी हालात बेहतर नहीं होंगे। साबिक सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना फयाज ने वजीर खजाना से अपील की है कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान फर्क को खत्म किया जाए। बात करेंगे शराज भट्ट से। शराज बताएगा। फैसलाबाद की ताजर बरादरी बढ़ते हुए डॉलर के हवाले से क्या राय रखती है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ राना फयाज मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो डगमगाती हुई इकोनॉमी और मैशत के हवाले से क्या हल जो है वो हुकूमत को देना चाहेंगे। फयाज साहब बताएगा, आप साबिक वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, क्या कहेंगे इस वक्त हमारी जो इकोनॉमी है वो जितनी डिस्टर्ब है, आपको लगता है कि अगर डॉलर को हम स्टेबल कर दें तो हमारी इकोनॉमी कुछ ना कुछ संभल सकती है? बट सब ये इस वक्त जो भी सारे क्राइसिस है ना पूरे मुल्क में, ऐसे क्राइसिस एज ए बिजनेसमैन मैं 35 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, हमने कभी नहीं देखे और हमें कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही। पहले हमेशा उम्मीद होती थी यार ये 2-3 माह के क्राइसिस हैं या 6 माह के हैं, या जब ये एक पीरियड होता था उसका क्राइसिस समझ जाती थी और हम अपनी ट्रैक पे आ जाते थे। अब जो क्राइसिस इस वक्त मुल्क में नज़र आ रहे हैं ना, वो तो हमें कोई दूर दूर तक की रोशनी नज़र नहीं आती। ये क्राइसिस सारे जो भी पैदा हुए हैं ना, एक तो मुल्क में अनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसको ये मेन वजह ही ये है। अब अगर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद अगर आप देखें तो डॉलर की भी अनस्टेबिलिटी है। अब मुल्क में डॉलर को आपको पता है बैंक में आप इस वक्त $100 भी अगर मैं ट्रांसफ़र करना चाहूँ ना, दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो डॉलर की प्राइस अब आप देखने क्या हुआ है, जो मुल्क के बैंकों में जो डॉलर की प्राइस है वो 225-26 के करीब है, जबकि ओपन मार्केट में आप लेने जाते हैं तो हमें 260-65 में भी नहीं मिलता। हम मिलता। अब आप खुद देखें, कोई भी एक्सपोर्ट करने वाला आदमी वो कैसे ही डॉलर आपको बाहर से मंगवा लेगा, जबकि उसके डॉलर की प्राइस 226 या 25 आपने ऑफिशियल रखी हुई। जब उसने इंपोर्ट करना है तो उसको डॉलर लेना पड़ेगा 265-70 में, तो वो तो बेचारा उधर से लॉस कर गया। ये गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ आती? हालांकि ये साखदार जो खुद समझता था, हम सारे ही इन्होंने एक रिप्यूट बनाई हुई थी, ये बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, आपने देखा खुदा पहाड़ निकला चूहा, तो उसने डॉलर को किस तरह मैनेज किया हुआ है। इस तरह यह ना मैनेज होगा, ना गवर्नमेंट चलेगी, ना मुल्क की इकॉनमी चलेगी। अब देख लें मुल्क, आपकी ये अपना मुल्क है कि कहाँ पहुँच गया था,
वो अब थोड़ा सा डाउन आना शुरू हुआ, तो इन्होंने थोड़ी सी अपना उनको इम्पोर्ट करने की इजाज़त दी ठीक है, है। इम्पोर्ट करने की इजाजत दी है। इस वक्त जो डॉलर है उसको आर्टिफिशियली तौर पर जो है वो स्टेबल करने की कोशिश की गई हुई है। अगर हुकूमत जो चाहती है कि हुकूमत अगर माशी तौर पर हालात बेहतर हों तो डॉलर को स्टेबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया शिराज अपडेट करने के लिए। इक्तसादी राब्ता कमेटी की जानिब से यूरिया खाद की कीमत 2340 रुपये मुकर्रर कर दी गई। खाद कंपनियों की जानिब से कीमत 2440 रुपये रखी गई है। हुकूमत फी बोरी 100 रुपये सब्सिडी फ्राहम करेगी। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा हुकूमती इकदाम के हवाले से। जब बात करें इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की जानब से खाद की कीमतों में 100 रुपये फ़ी बैग की कमी का ऐलान किया गया। 2340 रुपये में आम फार्मर को अवेलेबल होगी, जबकि जो मार्केट रेट चल रहा है खाद कंपनीज़ की जानब से 2440 रुपये किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में ये फैसला हुआ है कि फार्मर्स को फ़ी बैग 100 रुपया सब्सिडी दी जाएगी। इससे कबल जो DAP है उस पर 500 रुपये सब्सिडी दी जाती है फ़ी बैग पर जो भी रजिस्टर्ड किसान होंगे। तो इस सिलसिले में ये बात सामने आई है कि यहाँ पर यूरिया की इन दिनों में ज़रूरत है। यूरिया शार्ट हो चुकी है, बहरान चल रहा है इसका, और ये ब्लैक में मिल रही है जहाँ पर 3000 रुपये किसानों को खर्चने पड़ रहे हैं, जिस पर ये भी हिदायत दी गई है कि यहाँ पर यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत होंगे या इसके अलावा ज़िला इंतज़ामिया को पाबंद किया जाएगा कि वो खाद को जो कंट्रोल रेट है उस पर बेचने के पाबंद बनाएं, और जो ब्लैक में फ़रोख्त कर रहे हैं वहाँ पर उनकी खाद ज़ब्त करके कंट्रोल रेट पर फ़रोख्त की जाए, ताकि किसान गंदम की फसल में खाद के जो समरात मुस्बत साबित हो सकते हैं उसको हासिल करें। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद गर्मियों में बिजली तो सर्दियों में गैस गायब होना मामूल बन चुका। समनाबाद के शहरी गैस गायब होने के बायस अजियत में मुब्तला। शहरी महंगा खाना खरीदने पर मजबूर हैं। आपको बताते चलें, फैसलाबाद में गर्मियों में बिजली तो सर्दियों में गैस गायब होना अजियत बन चुका है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदा अली रजा से। जी अली रजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में मुख्तलिफ मुल्कों में जो है वो गैर लानिया गैस की लोड शेडिंग जारी है, जिसमें शहरी जो है वो अजियत में मुब्तला। उनका ये कहना है कि खाने के वक्त जो है वो गैस नहीं आती, जिसके बाइस महंगे दामों खाना खरीदना पड़ता है और महंगाई के दौर में खाना खाना जो है वो मुश्किल हो चुका है। मकीन मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। उनके सवाल से क्या कह रहे हैं। सर, क्या कहेंगे गैस के हवाले से कि घरों में गैस नहीं आ रही, कितनी मुश्किलात है? सिटी 41 के हम बड़े मशहूर हैं कि वो शहरियों की आवाज़ हमेशा बुलंद करते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ऑन एंड ऑफ बगैर शेड्यूल के लोड शेडिंग समनाबाद में हो रही है, और समनाबाद ऐसा पोश इलाका है कि गिरदोनवा की वादियाँ सारी मुतासर होती हैं फिर लोड शेडिंग से। यहाँ से मेन लाइन गुजर रही है, वही यहाँ पर आके अहलकार बंद कर देते हैं सुई गैस वाले। काफ़ी दफ़ा प्रोटेस्ट भी किया है, सुई गैस के ऑफिस भी गए हैं, बताया भी है। अब मैं ऑफिस से आया हूँ सीधा, अब देखें घर से आके मिस्टर का खाना बनाते हैं, उन्होंने कहा सुबह से लोड शेडिंग बंद है, गैस बिल्कुल ऑफ है। बाहर से खाना लेकर आएँ, बाहर खाना लेने जाएँ तो 2000-3000 रुपया ईजिली एक्सपेंसेस हो जाते हैं। बच्चे सुबह से भूखे बैठे हुए हैं। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं लोड शेडिंग हो रही है गैस की, और इसके साथ साथ वासा काम ने भी बिल डबल कर दिए हुए हैं गैस का। जहाँ तक आपका ये टॉपिक है आज का, तो ये पिछले 15 दिन से ये आप इलाके में हमारे आके देखें, इतनी कम गैस आ रही है, वो भी शेड्यूल के मुताबिक 1 घंटे आती है, उसमें ना हंडिया बन सकती है ना रोटी बन सकती है। तो क्या किया जाए इस मुल्क का? क्या किया जाए सर? आपके कहेंगे घरों के मसाइल बहुत मुश्किलात है, किस तरीके से लोड शेडिंग कम की जा सकती है गैस? देखें जी, असल में गवर्नमेंट जो है उसका काम ये होता है कि वो अपनी आवाम को सहूलियात दे, लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ के जो हमारे हुक्मरान हैं वो वोट लेते हैं और असम्बलियों के अंदर जाके बैठ जाते हैं और अपनी ही ज़ात के लिए वो सोचते हैं। हकीकत ये है कि ये वो आबादियाँ हैं जो मेहनत कश जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, और होता ये रहा है कि गरीब आबादियों को गैस की सप्लाई नहीं हो रही, जबकि इंडस्ट्री को गैस दी जा रही है, और वो इलाके जहाँ पे MPA और MNA खुद रहते हैं या इनके अजीज़ो कारब रहते हैं, वहाँ पे जो है वो गैस दी जा रही है। जी बिल्कुल, गैस ही सर, आपके कहेंगे गैस की लोड शेडिंग के हवाले से कितनी मुश्किलात है? गैस की लोड शेडिंग के हवाले से बच्चों का स्कूल जाना, दफातर में जाना, हर बंदे का अपने काम पे जाना बहुत मुश्किल हो गया। घरों में लड़ाई और चिड़चिड़ापन से शुरू हो गया।
जी बिल्कुल, गैस की बंदिश के बाद जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का ये मुतालबा है कि आला हुकाम इस हवाले से नोटिस ले और कम से कम जो दफ्तर के और स्कूल के औकात और खासकर खाने के औकात उस टाइम जो है वो गैस जो है वो बहाल की जाए, ताकि बासानी तरीके से खाना खाया जाए, जिसके बाद इन लोगों को जो है वो महंगे दामों खाना खरीदना जो है वो पड़ रहा है। जिसके बाद शहरियों का ये कहना है कि हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि इस हवाले से फिलफौर नोटिस लिया जाए और गैस जो है वो रूटीन के साथ जो है वो दी जाए। जी अली रजा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, पुलिस में करप्ट अफसरान और एहलकारों का एहतसाब सख्त करने का फैसला। पंजाब पुलिस के करप्ट एहलकारों की छानबीन के लिए खसूसी टीमें बनाने का हुक्म। टीमें इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच सेंट्रल पुलिस ऑफिस ए तश्कील दी जाएंगी। एडिशनल आईजी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच टीमें तश्कील देकर अजला में भिजवाएंगे। एहतसाब के अमल को सेंट्रलाइज्ड करने का भी फैसला किया गया। आईजी पंजाब आमिर जुल्फिकार ने एहतसाब बेहतर बनाने के लिए अफसरान को टास्क दिया है। आपको बता रहे हैं, पुलिस में करप्ट अफसरान और एहलकारों का एहतसाब सख्त करने का फैसला। पंजाब पुलिस के करप्ट एहलकारों की छानबीन के लिए खसूसी टीमें बनाने का हुक्मनामा जारी किया गया। टीमें इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच सेंट्रल पुलिस ऑफिस ए तश्कील दी जाएंगी। एडिशनल आईजी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच टीमें तश्कील देकर इस्लाम में भिजवाई जाएंगी। जंग में मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट के इजरा में अब गैर जरूरी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुतासरा शहरियों के रिहायशी इलाकों के करीब तरीन MLC जारी करने के लिए अहम कदम। MLC अब DHQ के अलावा करीबी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल से भी जारी किए जा सकेंगे। MSTHQ डॉक्टर इर्तजा शाह ने RHC की तकसीम कर दी है। बता रहे आपको, जंग में मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट के इजरा के हवाले से मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट के इजरा में अब गैर जरूरी देरी बर्दाश्त नहीं होगी। मुतासरा शहरियों को रिहायशी इलाकों के करीब तरीन MLC जारी करने के लिए अहम कदम। MLC अब DHQ के अलावा अब करीबी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल से भी जारी किए जा सकेंगे। MSDHQ डॉक्टर इर्तजा शाह ने RHC की तकसीम कर दी। आपको बताएं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने मैट्रिक में दाखिले के लिए 8वीं के सर्टिफिकेट की शर्त खत्म कर दी। पढ़ने लिखने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार सिर्फ अब बे फॉर्म या शनाख्ती कार्ड के साथ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मैट्रिक में दाखिला ले सकेंगे। रीजनल डायरेक्टर ओपन यूनिवर्सिटी डॉक्टर बशीर अहमद कहते हैं 15 जनवरी से दाखिले शुरू होंगे। इसी पर बात करते हैं, जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहांगीर, बताइएगा ओपन यूनिवर्सिटी ने दाखिले के लिए क्या शर्त मुकर्रर की है? जी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से मैट्रिक और इंटरमीडिएट में दाखिलों का आगाज़ जो है वो 15 जनवरी से होने जा रहा है और इस हवाले से तमाम वो कैंडिडेट जो कि मैट्रिक करना चाहते हैं, तालीम में दाखिल होना चाहते हैं और वो भी उम्मीदवार जिन्होंने पहले तालीम हासिल नहीं की, ये शर्त जो है वो 8वीं के सर्टिफिकेट की वो ख़त्म कर दी गई है। सिर्फ बेफाम जो है वो रिक्वायर होगा, वो अपना मैट्रिक का दाखिला भिजवा सकेंगे। इस हवाले से रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर बशीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि वो तमाम अनपढ़ तबका जो नहीं पढ़ सका किसी वजह की बिना पर, उनके लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ये ऑफ़र जो दे दी है कि अब डायरेक्ट वो मैट्रिक में अपना दाखिला भिजवा सकते हैं। उसके लिए 8वीं के सर्टिफिकेट की शर्त जो है वो ख़त्म कर दी गई है। इसके अलावा मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एडमिशन जो है वो भी 15 जनवरी से ओपन होने जा रहे हैं। तो किस तरह से स्टूडेंट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है और कितना वक्त जो है उनको दिया गया है एप्लीकेशन जमा करवाने का? जी, हमारे दाखिले जो हैं वो 15 जनवरी से शुरू हो रहे हैं और ये 21 फरवरी तक जारी रहेंगे। इसमें हमारे जो मेन प्रोग्राम्स हैं उसमें हमारा मैट्रिक है, उसमें दरस निज़ामी आमा है, उसमें दरस निज़ामी के जो बच्चे हैं उनके लिए ओपन कोर्सेज़ भी हैं और इसी तरह हमारा FA का प्रोग्राम है, उसमें ICOM भी है, दरस निज़ामी खासा है और साथ ओपन कोर्सेज़ हैं। इसके अलावा हमारे कुछ जो हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज़ भी हैं और हमने इस वक्त जो सहूलत दी है बच्चों को जो मैट्रिक के ख़ास तौर पे हैं, मैट्रिक के बच्चे के लिए पहले शर्त होती थी कि वो 8वीं पास का सर्टिफिकेट पेश करेगा, लेकिन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने 8वीं पास सर्टिफिकेट की शर्त ख़त्म कर दी है। अब बच्चा सिर्फ अपना बे फॉर्म अगर हमें जमा कराएगा
तो उसी बे फॉर्म की बुनियाद पर जो है वो उसका दाखिला मैट्रिक में कर दिया जाएगा। अब ये कंडीशन ख़त्म होने के बाद वो बच्चे भी एलिजिबल हो गए हैं जो बच्चे अगर प्राइमरी में छोड़ गए थे या उन्होंने मिडिल में छोड़ दिया था या वो अपना किसी काम में मसरूफ़ हैं जिसकी वजह से वो अपनी तालीम को मुकम्मल नहीं कर पाए, तो अब हम उन्हें भरपूर मौका देंगे कि वो आकर हमारे साथ मैट्रिक और FA कर लें। जी बिल्कुल, फैसलाबाद समेत पाकिस्तान भर के वो तमाम यूथ, वो तमाम नौजवान जो कि अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख सके, प्राइमरी या एलिमेंट्री में छोड़ गए, उनके लिए अच्छी खबर है कि अब 8वीं के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो बगैर 8वीं के सर्टिफिकेट। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं, झंग डिवीजन के चारों अजला में स्कूल एजुकेशन के तहत स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम होगा। बेहतरीन खिलाड़ियों के चुनाव के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम भी एहतमाम किया जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से स्पोर्ट गाला के इनेकाद की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। आपको बताते चलें, झंग डिवीजन के चारों अजला में स्कूल एजुकेशन के तहत स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम होगा। बेहतरीन खिलाड़ियों के चुनाव के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम का भी एहतमाम किया जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से स्पोर्ट्स गाला के इनेकाद की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।